हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको हमारे प्रोमो वीडियोस में बताया था कि अभी अ, अगले एक महीने तक जो हमारा फोकस है वो आपकी यूपी पीसेस की जो परीक्षा होने वाली है 12 अक्टूबर को उस पे रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि यूथ पावर एकेडमी आपके लिए मैगजीन्स जो करंट अफेयर्स है उनकी हमने कई सारी मैगजीन्स निकाली हैं आपके ये आसानी हो पढ़ने में। क्विक रिवीजन के लिए हमने फटाफट मैगजीन निकाली है। और मंथली रिकैप के लिए हमारी अलग मैगजीन है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स का समरी रहेगा विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कीवर्ड्स। उसके अलावा जो हमारी मेन कोर्स मैगजीन है वो थोड़ी लेंदी मैगजीन है और उसमें हर टॉपिक का पूरा डिटेल में डिस्कशन है, एनालिसिस है। तो उससे आपको आपके आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। इन्वायरमेंट डिजास्टर का सेक्शन है, इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें कि उस मंथ में जैसे फरवरी का मंथ है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जो घटनाएं हुई हैं वो आपको बताई जाएंगी। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा हमारे प्रोमोस में यूथ पावर एकेडमी के कि हम यूपी पीसीएस के लिए मैराथन क्लासेस चला रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। और हिस्ट्री कल्चर आर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे फरवरी के उसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हमारा जो सेगमेंट है वो है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर्स। इसमें फरवरी महीने में जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई थी उनको हम देखेंगे और क्या क्या इश्यूज हुए। तो जो सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकला था इसमें था कि ग्लोबल ग्लेशियर मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज, कि किस प्रकार से वर्ल्ड में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो जो समुद्र का लेवल है हर साल 2 सेंटीमीटर की उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो अंटार्कटिका हो चाहे वो ग्रीनलैंड हो, वहां पे बड़ी ही तेजी से मेल्टिंग हो रही है। और अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो लगभग 150 मिलियन टन का जो आइस है ग्रीनलैंड वहां से मेल्ट हो रहा है। साथ ही साथ अंटार्कटिका में भी 200 मिलियन टन से ज्यादा का मेल्टिंग हो रही है। तो इसकी वजह से जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हर साल जो समुद्र तल है उसके बढ़ने की वजह से 2 मिलियन पीपल, जो लोग आसपास तटीय इलाकों के आसपास रहते हैं वहां पे फ्लडिंग का खतरा रहता है। बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो हमारे लिए एक काफी दिक्कत की बात हो जाएगी। और तो आप जैसे समरी में देखिए, समरी में आपको इसमें थोड़े से उसमें बता दिया गया है कि कैसे जो है जो ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से जो लेवल है सी का वो बढ़ता है और उसका सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी जनसंख्या है उस पे। और थर्मल एक्सपेंशन की बात कही गई है। थर्मल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो इसका मतलब अ, या इसका ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो पानी होता है वो जब गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड होने से सी का जो लेवल है, जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है। और हर साल ये जो स्थिति है वो बदल रही है और ज्यादा से ज्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अगर आप पूछे कि कितनी लगभग आबादी को खतरा है, किस स्तर से बढ़ रहा है, तो ये आप इस तरह तरह से जो है वो चीजें इसमें आ सकती हैं। फिर अगर आप कीवर्ड्स को देखिए तो एनसीसीआर के बारे में बताया गया है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। ये एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोस्टल रिसर्च और मैनेजमेंट का काम देखता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ला नीना और एंसो फेज से रिलेटेड है। और ये आपका ज्योग्राफी की अगर हम बात कर ले तो यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी से रिलेटेड हर बार 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें बहुत ही कॉमन है एंसो ला लीना अल के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे कि हमारा करंट अफेयर का जो आर्टिकल है ये न सिर्फ करंट अफेयर्स को
देख रहा है, मतलब कंप्लीट कर रहा है, बल्कि इसमें के साथ साथ आपका जो ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है। अब देख लेते हैं कि अल नीनो, ला नीना और एनसो क्या है। ये एक साइकिल है, क्लाइमेटिक साइकिल है एनसो, या जिसको कि कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और इसमें जो है वो जो ग्लोबल वेदर वेदर पैटर्न है, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीन साइकिल्स होती हैं, एक होता है ला नीना, एक होता है अल नीनो और एक न्यूट्रल साइकिल होती है। अल नीनो में जो पानी होता है, ग्लोबल जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जो आपका साउथ पैसिफिक ओशन है और जो सेंट्रल ओशन है, इसमें जो है वो जो पानी है वो, उसमें अनियमित रूप से जो है वो गर्मी देखने को मिलती है। और नीना जो होता है ये कूलिंग फेज होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो, उसमें कमी आती है, वर्षा होती है। और जो प्लांट वगैरह की ग्रोथ के लिए जो लानीना का फेज होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। और ये 2 से 7 साल की एक पूरी साइकिल होती है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ये जो चेंजिंग पैटर्न है पानी का, वो समुद्र तल में वो देखने को मिलता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि एलिनो क्या है, लानिना क्या है, एंसो क्या है। और चूंकि ये जो फिनोमिना है ये, इसकी वजह से जो आपका एलिनो साइकिल होती है, इसकी वजह से जो पेरू है वहां, पेरू कोस्ट, तो वहां पे अपवेलिंग देखने को मिलती है। तो ये अपवेलिंग का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गर्मी की वजह से जो मेरीन जो प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो जो है वो ऊपर जो है वो सतह पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो है ये आपका पूरा ये एंसो साइकिल चलती है। तो अगर हम देखें तो इस करंट अफेयर से हमारा एंसो, एलीना और लानीना ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। और कैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी, इससे हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो विंटर ओलंपिक्स और क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ा है इस पे इसमें बताया गया है। तो एक स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा, और उसमें 600 से ज्यादा कंट्रीज पे स्टडी की गई, और ऐसा पाया गया कि सिर्फ 33 सिटीज ही ऐसी हैं जो कि 2085 तक वहां पे ये स्थिति रहेगी कि वो विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट करा सके। बीजिंग में 2022 में विंटर ओलंपिक हुए थे, और इसमें जो है वो 1 लाख टन से ज्यादा आर्टिफिशियल आइस का इस्तेमाल किया गया था, और डिफरेंट जो है वो वहाँ पे स्कीइंग और ये सब जो स्पोर्ट्स होते हैं आइस से रिलेटेड, ये वहां पे हुए थे। तो वहां पे कंप्लीटली उस टाइम पे आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे विंटर ओलंपिक्स होते हैं उन पे भी असर पड़ेगा, और बहुत ही कम कंट्रीज जो है वो इस स्थिति में रहेंगी कि वो इस तरह के गेम्स जो है वो कंडक्ट करा सकें। विंटर ओलंपिक की अगर हम बात कर लें, तो ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, और जो कि हर 4 साल पे होता है। और अब जैसे कीवर्ड्स है इसमें देख ले, तो आर्टिफिशियल स्नो क्या होता है। आर्टिफिशियल स्नो ऐसा स्नो है जो कि इंसान इसको प्रोड्यूस करता है बाय स्नो कैनन्स और अदर मशीन्स के थ्रू, इसका जो है वो यूज होता है। तो इस ये जो आर्टिकल था, इसमें ये जो फाइंडिंग्स मिली हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। फिर अर्थक्वेक आया है, 5.0 ट्रेमर का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो सेंटोरिनी में आया। और ये जो है वो ग्रीस में है। तो जैसे कि अर्थक्वेक आया, फिर इसका लोकेशन, ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंटोरिनी की अगर हम बात कर लें तो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये साइक्लैड्स ग्रुप ऑफ ग्रीक आइसलैंड यहाँ पे है ये। और ये अपनी खूबसूरती के लिए, यहाँ का जो व्यू है ये बहुत अच्छा है, इसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सनसेट वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी घर हैं वो सब वाइट हैं। और यहाँ पे जो है वो एक्टिव वॉल्केनो जो है ये पाया जाता है। तो ये जो सेंटोरिनी है, ये जो साइट है ये दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनिक एरप्शंस के लिए जो है ये जाना जाता है। तो यहाँ पे जो फरवरी के महीने में यहाँ पे अर्थक्वेक आया। और
अर्थक्वेक की बात कर लें तो अर्थक्वेक का मतलब होता है कि धरती जो है वो हिलने लगती है, सडन अचानक से वॉलेंट शेकिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो डिजास्टर होता है। लोग घर वगैरह, मकान, बिल्डिंगें सब गिर जाती हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगर हम अर्थक्वेक की बात कर लें तो जो डीप अर्थक्वेक होते हैं उनका हार्म कम होता है, और जो अपर लेयर में अर्थक्वेक आते हैं उनकी वजह से जो हार्म है वो ज्यादा पहुंचता है। तो ये सैंटोरिनी आइलैंड से रिलेटेड जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल के थ्रू इसमें आपको बताया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो कर्नाटका में जो पानी है उसकी काफी समस्या है, सूखे की समस्या वहां पे रहती है। तो किस तरह से जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है वो रिचार्ज किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपका सुजल प्रोजेक्ट, और ये कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू फोकस किया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है, धरती के अंदर का जो पानी है उसको किस तरह से रिचार्ज किया जाए, कैसे जो है वो वाटर मैनेजमेंट किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए। जो हमारा पानी आता है वर्षा के थ्रू, जो पानी बरसता है, अगर उसको हम सही तरीके से मैनेज कर सके तो उससे भी जो हमारा पानी का लेवल है वो बढ़ेगा। तो सुजल प्रोजेक्ट कर्नाटका का प्रोजेक्ट है। कर्नाटका की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्योंकि मॉनसून तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी जो पत्थर है वहां पे पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में ये सारा रीजन आता है। तो जो भूमि है वो वहां पे, चूंकि मिट्टी नहीं है पत्थर है, तो इसलिए पानी की समस्या वहां पे हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये सुजल प्रोजेक्ट है, इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मदद प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ज्योग्राफी में फरवरी में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें निकली थी वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जीएस पेपर 1 का, उसमें हम हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इश्यूज जो भी हुए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, इनको हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जो आर्टिकल्स हैं इनकी समरी देखेंगे, और जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम आगे फॉलो अप करेंगे।